तो अब नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़े, बहुत सारा फैक्ट्स पढ़ लिए। तो इसका जो मेन जो दो इम्पोर्टेंस है, एक तो इम्पोर्टेंस है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमको पता चल जाता है कि किसी भी मेटल को एक सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाने के लिए कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। समझ गए ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, जितना रिलीज होता है उतना पॉजिटिव साइन उस पर देते हैं। इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना है, +2 में ले जाना है, +3 में ले जाना है, +4 में ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है? ठीक है, तो वहाँ तक ले जाने के लिए हमको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ये पता हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू से पता चलेगा। समझ गए ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू से ये हमको पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए हमको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो पहला इंडिकेशन ये देता है। दूसरा इंडिकेशन ये देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग आपस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। समझिए ना? कहीं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ज़्यादा होता है, कहीं +4 ज़्यादा स्टेबल होता है, कहीं +3। तो वो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिसीजन देते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिसीजन देते हैं। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कई तरह का होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हो गया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हो गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद होता है फोर्थ आयनाइजेशन। समझ गया कि नहीं? हाँ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ΔI से। डेल्टा आई ई शॉर्ट में लिख देते हैं ΔIH1। इसको लिखते हैं ΔIH2। इसको लिखते हैं ΔIH3। इसको लिखते हैं ΔIHO। ये हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए ना? नॉर्मली जो होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उससे भी ज़्यादा होता है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उससे भी ज़्यादा होता है फोर्थ आयनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करते हैं किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, उसमें जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन। अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, किसी भी मेटल से, किसी भी एलिमेंट के एटम से अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो चारों इलेक्ट्रॉन एक बार में रिमूव नहीं होता है, एक एक करके रिमूव होता है। आया हुआ समझ में? अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जितना भी रिमूव करना हो, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव नहीं होता है, 1 बाय 1 होता है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जो सबसे बाहर होगा, है ना, जो गेट पर होगा उसको पहले रिमूव करेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा गेट के सामने तो दूसरे को रिमूव करेंगे। फिर तीसरा आ जाएगा गेट के सामने तो उसको रिमूव करेंगे। फिर चौथा आएगा गेट के सामने उसको रिमूव करेंगे, है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे समझ में? फर्स्ट रिमूव करने के बाद उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा ना। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे, है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बाहर निकलने नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा वो। समझ गया कि नहीं?
पहले तो न्यूट्रल था, पहला इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव किए तो उसमें वो एटम न्यूट्रल था, तो हम रिमूव कर लिए, जो भी एनर्जी लगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सेकंड नेक्स्ट जो उसके लास्ट का जो नेक्स्ट है, लास्ट के बाद नेक्स्ट आएगा ना सेकंड, उसको रिमूव करेंगे। जब उसको रिमूव करने के तो एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया ना, एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो एटम नहीं, अब तो कैटायन हो गया। वो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, रिमूव करने में दिक्कत करेगा ना, वो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, यानी ज़्यादा एनर्जी देंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो सेकेंड एनर्जी जो दिए हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, वो हो गया सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो हम दिए एनर्जी, वो हुआ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो हम एनर्जी सप्लाई किए, वो हुआ फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गया ना? तो सारा का सारा बात करें आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, इनर ऑर्बिट से कोई नहीं निकलेगा। समझ गया? अब जिसके पास चार नहीं है, दो है तो दो ही रिमूव करेंगे, एक है तो एक ही रिमूव करेंगे, जिसके पास चार है चार रिमूव करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, अब है कि फर्स्ट से सेकंड क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि फर्स्ट जो न्यूट्रल एटम था उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, जब दूसरा रिमूव करने के तब वो न्यूट्रल नहीं रहा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। वो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में डिफिकल्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लग हो गया ना। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने गए, ऑलरेडी दो पॉजिटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो दोनों पॉजिटिव चार्ज उस एक इलेक्ट्रॉन को कैसा कि और स्ट्रांगली पुल करेगा अपने तरफ और स्ट्रांगली खींचेगा अपने तरफ, तो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से भी ज़्यादा हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिमूव करने, तो उस पर तीन पॉजिटिव चार्ज है। अब तीन पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा, है ना, तो और भी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब ना रिमूव होगा, तो चौथा और ज़्यादा हो गया। इसी तरह जनरली 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी तक ही पड़ता है, उसके आगे जनरली 4 ही है, उससे ज़्यादा रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। समझ गए ना मेटल के केस में? आई बात समझ में? हाँ, तो हम लोग जनरली 4th आयनाइजेशन एंथैल्पी तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अगर +1 है तो हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, अगर +2 है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम देखेंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम देखेंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो चारों इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखेंगे। समझिए कि नहीं? हाँ, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रहा है कि रिमूव में, तो उतना ज़्यादा स्टेबल है। जितना कम स्टेबल होगा उससे उतना आसानी से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जितना कम स्टेबल होगा उससे हम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, तो एनर्जी हमको कम देना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमको पता चल रहा है ना रिलेटिव स्टेबिलिटी कि कौन कम स्टेबल है और कौन ज़्यादा स्टेबल है। आई बात समझ में? रिलेटिव स्टेबिलिटी हम पता कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट मेटल्स आयन का, डिफरेंट एटम्स का, एटम और आयंस का, किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कम एनर्जी लगेगा वो जो है कम स्टेबल है। समझ गया ना? मतलब क्या हुआ?
आयनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स यू द इंडिकेशन ऑफ द स्टेबिलिटी। आया हुआ समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए ना, ये ऑर्डर क्यों होता है समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी समझ में और आया जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं निकल और प्लेटिनम का। ठीक है, निकल 2, निकल 2 का मतलब क्या हुआ है? Na2+, है ना। इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। निकल 2 है तो 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दोनों मिला करके होता है 2.49 into 10⁻³ किलोजूल पावर। ठीक है, उसी तरह से प्लेटिनम 2 का भी है ना। अलग अलग आइटम को भी आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, साथ में कर ही सकते हैं ना। हाँ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चौथा में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रहा था ना, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपस में एक ही एटम का अगर कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जितना ज़्यादा उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल दिखेगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा लगा। समझ गया कि नहीं? आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम लोग जो स्टेबिलिटी देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम निकेल 2 का सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है ये। तो इसका भी हम देखेंगे, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड। प्लेटिनम 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, निकेल 2 का मतलब क्या होगा? Na2+। प्लेटिनम 2 का मतलब क्या होगा? Pg2+। यही ना हुआ? हाँ, आ गया समझ में? तो इसका होता है 2.66 into 10⁻³ किलोजूल। ठीक है, तो अब देखो, दोनों का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपैरिजन करो और देखो, स्टडी करो कि क्या होता है। ठीक है, किसका ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी? इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, निकेल, है ना। आ गया समझ में? तो यहाँ पर जो निकेल 2 कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा, निकेल 2 कंपाउंड्स, क्योंकि कम एनर्जी में कंपाउंड बन जाएगा। कम ही एनर्जी में ना, कम ही एनर्जी देंगे तो निकेल 2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, इसमें हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तब ना प्लेटिनम 2 का बनेगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर निकेल 2 कंपाउंड अगर बनाना है और प्लेटिनम 2 कंपाउंड बनाना है तो कौन आसानी से बनेगा? निकेल 2, क्योंकि इसको कम ही एनर्जी देना पड़ेगा और निकेल 2 बन जाएगा। क्यों कम एनर्जी देना पड़ा? इसका मतलब है कि निकेल जो है प्लेटिनम से कम स्टेबल। ऐसे भी जानते हो प्लेटिनम रिएक्टिव होता ही नहीं, निकेल रिएक्टिव होता है। इसके कंपैरिजन में नॉर्मली जानते हो ना कि निकेल जो है प्लेटिनम को हम लोग नॉन रिएक्टिव नोबल मेटल मानते हैं, और निकेल को नोबल मेटल नहीं मानता है। पहले लेस रिएक्टिव है लेकिन रिएक्टिव है। निकेल रिएक्टिव है, भले लेस रिएक्टिव है लेकिन रिएक्टिव तो है ही। हाँ, अब दोनों का सेम काइंड ऑफ कंपाउंड बनाना है, प्लेटिनम का भी बनाना है Pg2+ कंपाउंड, और निकेल का भी निकेल 2+ कंपाउंड बनाना है।
तो अगर निकेल से निकेल 2 प्लस बनाने के लिए हमको इतना एनर्जी लगेगा, है ना। और पीटी से PT2 प्लस बनाने में हमको इतना एनर्जी लग रहा है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब क्या, प्लेटिनम इज मोर स्टेबल देन निकल, प्लेटिनम इज मोर स्टेबल देन निकल, लेकिन निकेल 2 इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2। समझ में आया? हाँ, प्लेटिनम 0, मतलब अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला। निकेल 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले। कौन ज़्यादा स्टेबल है? प्लेटिनम। स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल है? प्लेटिनम। मतलब 0 मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया, मेटल का बात हो रहा है, एटम का ही बात हो रहा है। तो कौन एटम ज़्यादा स्टेबल है? प्लेटिनम। समझ गए ना? तो जो ज़्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। जो ज़्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा ना, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसका भी आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होगा। अब हमको बनाना है प्लेटिनम से PT2 प्लस और निकेल से बनाना है निकेल 2 प्लस। अब दोनों को 2 प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लेटिनम 2 कंपाउंड बनाना है, निकेल 2 कंपाउंड बनाना है। अब किसका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा? निकेल 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ गए? क्योंकि ये 2, इसको एनर्जी रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, 2 प्लस लाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ये बनाने में कम एनर्जी लगेगा। ये तुरंत बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, इसको बनाने में ही डिफ़िकल्टी होगी। तो निकेल 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो उलट गया कि नहीं? जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का 2 हो गया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको कम एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, और इसको बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ा। जिसको बनाने के लिए हमको कम एनर्जी लगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसको बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उसका एनर्जी स्टेट हाई होगा ना। और जानते ही हो कि जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो उतना अनस्टेबल होता है। कमज़ोर आदमी शांत रहता है, और जिसको ताकत ज़्यादा रहता है तो बहुत भड़बड़ करते रहता है, कभी उसको होता है ना, है वो अपना ताकत दिखाते रहता है, और जिसको कम रहता है अपना चुपचाप रहता है ना। तो वैसे ही है। अब तुम इसको एनर्जी भरपूर दे दिए हो, इसका तो एनर्जी बढ़ा हुआ है, तो खुराफात रहेगा ना, स्टेबल नहीं रहेगा। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला, क्योंकि इसका एनर्जी कम लगा इसको, इसका एनर्जी कंपैरेटिवली कम है इसके कंपैरिजन में ना, इसका एनर्जी कम है ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई किया गया है, इसको कम एनर्जी सप्लाई किया गया है। तो जिसका एनर्जी स्टेट कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये तो नियम है। पानी जब छत पर रहता है तो खतरनाक होता है, गिरेगा तो पहाड़ से पानी गिरेगा तो क्या क्या होता है समझ रहे हैं? ज़मीन पर पानी है तो खतरनाक नहीं है, ऊपर से पानी गिरता है तो खतरनाक होता है ना। तो जितना हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा उतना खतरनाक, जितना लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा वो उतना शांत। समझ गए कि नहीं? आई बात समझ में? तो वही हालत है यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? निकेल 2 प्लस। मतलब निकेल 2 प्लस का जो कंपाउंड है वो थर्मोडायनामिकली, अब कहीं कहीं थर्मोडायनामिकली लिख देगा, कहीं भी नहीं लिखेगा। तो थर्मोडायनामिकली लिख दिया मतलब हीट स्टेबल। हीट तो है ही, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट जनरली देता है। तो निकेल 2 प्लस कंपाउंड इज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन प्लेटिनम 2 प्लस। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो, अब निकेल 2 प्लस है ना, अब हम कर देते हैं निकेल 4, अब फिर कर देते हैं हम लोग प्लेटिनम 4,
ठीक है। फिर सम ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, सम ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर पता करते ये हो गया Ni4 प्लस और ये हो गया Pt4 प्लस। अब इस दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इस दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, स्टेबिलिटी डिफरेंट है। इस दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, स्टेबिलिटी डिफरेंट है। ये दोनों का भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, स्टेबिलिटी डिफरेंट होना चाहिए। अब हम लोग बनाएंगे Pt4 प्लस, इधर बनाएंगे निकेल 4 प्लस। अब देखते हैं स्टेबिलिटी कितना, ठीक है। और स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा? सम ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, निकेल का है 11.29 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और प्लेटिनम 4 8.36 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल पर मोल। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, पहला दो आयनाइजेशन इंथैल्पी मिला के निकेल का कम हो रहा है और प्लेटिनम का ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब चारों आयनाइजेशन इंथैल्पी मिलाते हैं तो निकेल का ज़्यादा हो गया, प्लेटिनम का कम, यानी तीसरा चौथा में कम एनर्जी लग रहा है और निकेल में तीसरा चौथा में ज़्यादा लग रहा है। समझ गया कि नहीं? अब इसको अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में टोटल एनर्जी कितना लग रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में टोटल एनर्जी इतना लग रहा है। अब तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये वाला कम हो गया, तो जिसका एनर्जी कम रहेगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन स्टेबल हो गया? प्लेटिनम, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? सबका स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लिखे हुए हैं, देख रहे हो ना? हाँ, क्या कंपैरिजन किए? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब निकेल 4 ये लेस स्टेबल हो गया, निकेल 4 कंपाउंड लेस स्टेबल हो गया एंड प्लेटिनम 4 मोर स्टेबल हो गया। समझ गया कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर भी स्टेबिलिटी डिफरेंट है। हाँ, ये किसके ऊपर डिसाइड किए हम लोग? आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमको आयनाइजेशन इंथैल्पी देखना पड़ेगा। जिसका एनर्जी कम रहेगा वही ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी कम है, चारों मिला करके, है ना? पहला दो मिला करके ज़्यादा है, लेकिन चारों मिला देते हैं तो ये कम हो जाता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। तो रैशनलाइज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? समझ में आया ना? ये सिग्निफिकेंस है। और इसी से हमारा आएगा जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, वो भी इसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े हैं ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल इससे एसोसिएटेड है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ही सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये तो करता ही है, मेजर रोल है इसका, लेकिन इसके अलावा दो और फैक्टर है जो रिलेटिव स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। समझ गए? वो दोनों फैक्टर जब पढ़ेंगे और वो दो फैक्टर और इस फैक्टर को मिला देंगे तब हमारा आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना? तब वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, रिडक्शन पोटेंशियल।